20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अहम है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने की वजह से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पहुंचने लगे और निश्चित तौर पर जो स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा कार्य है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को समझा के रखना कि किस तरह से जो है इस गाइडलाइन की पालना करनी। सरकार के आदेश के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को भी ऑड इवन फॉर्मूले पर स्कूल आने दिया जा रहा है। इस दौरान स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाया जा रहा है। साथ ही स्कूल पहुंचने पर स्टूडेंट्स का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। स्कूल खुलने से यहाँ के बच्चे बेहद खुश हैं। सबसे दूर बैठना, शेयर खाना शेयर नहीं करना। बहुत दिन बाद स्कूल आए। कैसा लग रहा आज सारे बच्चों के साथ में आप वापस स्कूल में पढ़ने लगे? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हाथ धोना चाहिए, फिर सैनिटाइजर करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन अभी भी कुछ अभिभावक छोटे बच्चों के स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं और यही वजह है कि पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम रही। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से कोविड इसमें जो है क्या क्या आपको किस तरह से अवेयर रहना है। एवरी टाइम वियर योर मास्क, यूज योर सैनिटाइजर एंड सीट प्रॉपर। घर के बरामदे में बुजुर्ग लालू राम मीणा की डेड बॉडी पड़ी है और बाहर पुलिस वाले तफ्तीश में जुटे हैं। दरअसल दौसा के रामगढ़ पचवारा थाने के हेमलाया वाला गांव में रास्ते को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और उसी झड़प में पत्थर लगने से 65 साल के लालू राम मीणा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हेमलाया वाला गांव में रास्ते को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद था। इसी दौरान एक पक्ष ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर सड़क बनवाने का काम शुरू कर दिया। इसी काम के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई जिसमें लालू राम मीणा की मौत हो गई। उनकी लुगाई ने पहले वार कर दिया हमारी भाभी पर और फिर उसने रामतार मीणा ने मेरे पापा पर वार कर दिया और ईंट की देके सिर पे लग गई, उससे मौत हो गई वहीं मौके पर। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो वो मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पर लालू राम नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो रखी थी। उसकी लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रखवा दिया है। लालू राम के पुत्र सीताराम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। ट्रक से धुआं लगातार निकल रहा है और उसमें लोड माल को खाली कराने के लिए मजदूर और ट्रक के खलासी और ड्राइवर लगातार कोशिश कर रहे हैं। ट्रक में लगी आग की यह खबर अलवर से आई है। बताया जा रहा है कि अलवर के कैंडलगंज बाजार में एक ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस ट्रक में चावल से बने मुरमुरे की बोरियां लोड थी, लिहाजा ट्रक में उठी चिंगारी ने कुछ ही देर में विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ट्रक में लगी आग को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उसने कुछ ही देर में ट्रक में लगी आग पर काबू भी पा लिया। हालांकि तब तक ट्रक को अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि आग की वजह से करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। आके लगी तो इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। तो इसमें मुरमुरे बड़े इन्होंने सूचना दी दमकल विभाग को। अपने नगर परिषद दमकल टीम रात को ही आ गई थी और रात से इसका रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके सारे कट्टे निकाल के बाहर पटके हैं एक तो, क्योंकि ये मुरमुरे हैं, मुरमुरे में कट्टे फंसे पड़े हैं इसके अंदर और भाई इन्होंने पूरी मशक्कत के साथ अभी कट्टे बाहर निकाले। रविवार को आयोजित रीट की परीक्षा के दौरान प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा इंतजामों की वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई मुन्नाभाई गिरफ्त में आ गए। बीकानेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, सीकर, चूरू जिलों में पुलिस ने कई गिरोहों का खुलासा किया और इनके पास से भारी मात्रा में नकल कराने की सामग्री, दस्तावेज, फर्जी फॉर्म और लाखों का कैश भी बरामद किया गया। बीकानेर पुलिस ने कुख्यात तुलसाराम कालेर गिरोह का खुलासा कर आरोपी मदन लाल जाट, त्रिलोक चंद, ओम प्रकाश जाट, गोपाल कृष्ण और किरण जाट को गिरफ्तार किया है। बीकानेर पुलिस की सूचना पर प्रतापगढ़ में हनुमान बिश्नोई और मालाराम बिश्नोई, नीमका थाना सीकर में आदूराम, अजमेर में गणेशाराम और JNVC बीकानेर से सुरजाराम को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि इन आरोपियों के पास से ब्लूटूथ चप्पल डिवाइस भी मिला है जो 6 से 7 लाख रुपए में बेची गई थी।
में एक छोटे से इनपुट के आधार पर एक कैंडिडेट हमने पकड़ा किशनगढ़ में, जिसकी चप्पल में डिवाइस था, वो नकल करने का प्रयास कर रहा था। उसको परीक्षा की शुरुआत में ही पकड़ लिया। उससे पूछताछ चल रही है किस किस से उसका लिंक था और इस तरह के कोई कितने कैंडिडेट इस तरह की गतिविधि में शामिल है, उस सब के बारे में पूछताछ चल रही है। सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूटी मिलने से इन लड़कियों के सपनों को पर लग गए हैं। ये लड़कियां अब न बेधड़क होकर केवल कॉलेज जा पाएंगी, बल्कि आगे की पढ़ाई कर अपने भविष्य का फैसला भी खुद कर सकेंगी। दौसा की इन लड़कियों ने 12वीं में 60% से ज्यादा अंक हासिल किए थे। लिहाजा मुख्यमंत्री के माडा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग की इन लड़कियों को स्कूटी दी गई है। वो स्कूल हमसे कम से कम 5 किलोमीटर दूर थी, जाने में बहुत तकलीफ होती थी। हम पैदल जाते थे और फिर हमने सरकारी कॉलेज में महुआ एडमिशन हुआ। वहीं सरकारी कॉलेज थी, तो घर की परिस्थिति के कारण हम इस कॉलेज में नहीं जा पा रहे थे। इसी कारण स्कूटी मिलने से हम कॉलेज में जा पाएंगे। 12th में 75% बने और हमें पैदल चलने में परेशानी आती, कोई बस भी नहीं थी, पैदल आते थे। और अब स्कूटी मिल जाएगी तो हम उससे आ सकते हैं। इस बार दौसा में 523 अनुसूचित जनजाति वर्ग की लड़कियों ने 12वीं में 60% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। बारी बारी से 50 से 60 की संख्या में इन सभी लड़कियों को स्कूटी दी जानी है और इस बार इन सभी लड़कियों का नंबर आया है। पर्यटकों ने सोचा भी नहीं था कि उनका इस अंदाज में स्वागत किया जाएगा। उनके लिए ढोल और शहनाई बजाई जाएगी, उन्हें फूलों की माला पहनाई जाएगी। पर्यटकों के ग्रैंड वेलकम की ये तस्वीरें भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से आई हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर जो भी सैलानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घूमने आए, उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह कि इस दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बाहर राजस्थानी संगीत के साथ एक झांकी भी सजाई गई थी और यहां आने वाले सैलानियों के लिए राजस्थानी संगीत का खास इंतजाम किया गया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल राठौड़ भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे थे और उन्होंने यहां घूमने आए लोगों से बात कर ये भी जानने की कोशिश की कि पर्यटकों को यहां और किन सुविधाओं की जरूरत है। दौसा में कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के घर वन विभाग की टीम औषधीय पौधे लेकर पहुंची और उनसे औषधीय पौधे लगाने की अपील की। वन विभाग की टीम की इस अपील पर विधायक मुरारीलाल मीणा ने उप वन संरक्षक वी केतन कुमार के साथ मिलकर अपने हाथों से पौधे लगाए। हमारी सरकार ने कोरोना को देखते हुए, जो महामारी थी उसको देखते हुए घर घर औषधीय योजना लागू करी है वन विभाग के माध्यम से और बहुत बड़ी संख्या में जो औषधीय पौधे उनका वृक्षारोपण किया जा रहा है और जनता भी इसके लिए अवेयर हो चुकी है। स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घर घर औषधि योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत वन विभाग की टीमें घर घर औषधीय पौधे वितरित कर रही हैं। दौसा जिले में 1,45,000 से अधिक परिवारों तक औषधीय पौधे पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले साल में 50% परिवारों तक पौधे पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। खास बात यह है कि पहले साल के टारगेट को यहां पूरा भी कर लिया गया है। हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट में 50% हाउस होल्ड्स का टारगेट था, 1,45,601 फैमिलीज का। हमारे पास फर्स्ट ईयर में 50% फैमिलीज को कवर करने का था, जिसमें हमने 50% अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अक्टूबर में हम 100% अचीव कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई है और अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी।
उसी घोषणा के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश के स्तर पर उस समय रोल आउट किया गया है जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौटने के बाद रविवार की शाम करीब 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण कार्य देखने पहुंच गए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे का वक्त बिताया। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे थे। पीएम के इस दौरे की जानकारी किसी को भी पहले से नहीं थी। ऐसे में जब पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे निर्माण स्थल पर पहुंचे तो कई लोग हैरान रह गए। पीएम मोदी ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ निर्माण कार्य का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन मजदूरों से भी विस्तार से बात की जो दिन रात इस प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों के अलावा पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर हर बारीकी को समझने की कोशिश की और कई तरह के सवाल जवाब भी लगातार करते रहे। इन तस्वीरों में पीएम को एक नक्शे के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा एक भव्य संविधान कक्ष भी बनाया जा रहा है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। लड़का नशे में धुत है, दोनों हाथों में चाकू लेकर इस कदर लहरा रहा है मानो उस पर भूत सवार हो। गुस्से से लड़का कांप रहा है। भीड़ ने भी उसे घेर रखा है। कोई बड़ी सी लाठी लेकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुर्सी से उस पर काबू पाने की हिम्मत जुटा रहा है। हाथ में चाकू लेकर भीड़ को धमकाते इस शख्स की ये तस्वीरें मुंबई के दहिसर के SN दुबे रोड की हैं। बताया जा रहा है कि श्रीजी इंडस्ट्रियल के पास इस शख्स को लोगों ने नशे में धुत देखा। जब किसी ने इसे टोका तो ये गुस्से में आग बबूला हो उठा और दोनों हाथों में चाकू लेकर लोगों को डराने लगा। इसे चाकू घुमाते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर लोगों ने इसे घेर लिया और एक शख्स ने इसे बांस के सहारे डराने की कोशिश की। जब ये डरा नहीं और चाकू नहीं रखा तो उस शख्स ने इसके पैरों पर वार कर दिया। डंडा लगते ही ये शख्स चाकू लेकर उस शख्स के ऊपर कूद पड़ा। इससे पहले कि ये उस पर हमला कर पाता, भीड़ ने इसे दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने इसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि तब तक पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने इस नशेड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ये बिहार के छपरा के सलहा गांव की तस्वीर है, जहां खुलेआम लाठीबाजी हो रही है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। दरअसल सलहा गांव के दो गुटों के बीच लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद ने अचानक नया मोड़ ले लिया तो दोनों गुट एक बार फिर सरेआम आपस में भिड़ गए। इन लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई, पत्थरों से वार किया। इतने से मन नहीं भरा तो लात घूंसे भी बरसाए। तभी कुछ युवकों ने घर का दरवाजा खोलकर हमला करना चाहा तो महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया और लाठियों से उन्हें खदेड़ने लगी। सलहा गांव का ये मोहल्ला घंटों जंग का मैदान बना रहा, जहां दोनों तरफ से जमकर लाठियां बरसी तो लाठियों की चोट खाकर 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल भी हो गए। दोनों गुटों ने गरका थाने में एक दूसरे पर FIR दर्ज कराई है। केरल के कर्नूल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां फर्नीचर के एक गोदाम में अचानक आग भड़की और फिर चंद मिनटों में आग ने पूरे गोदाम का हुलिया बदल दिया। 2 मंजिला इमारत से आग की उठती लपटों ने सबको डरा दिया। ये आग इतनी भयंकर थी कि पूरी की पूरी दुकान काली पड़ गई। गोदाम में लगी आग की वजह से आसपास की दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा और पूरे बाजार में हाहाकार मच गया। हालांकि जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंच गई। इस टीम ने थोड़ी ही देर में मोर्चा संभाल लिया और गोदाम पर पानी की बौछार शुरू कर दी। आग की लपटों पर पानी पड़ते ही वहां से इतना धुआं उठा कि धुएं के बादल बन गए। कई दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की, तब कहीं जाकर उसे बुझाया जा सका। इस आग की वजह से किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन फर्नीचर के गोदाम के मालिक को लाखों का नुकसान जरूर हो गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में रखा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। गुजरात के कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, उनमें बनासकांठा भी शामिल है। बनासकांठा में कुछ ही घंटे में इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गए और पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर उथल पुथल मचा दी। वहां से सामने आई तस्वीर में एक नाले का पानी पूरी ताकत से गलियों में बहता नजर आया।
जिसे देख आसपास मौजूद लोग सहम गए। बनासकांठा के दूसरे इलाकों में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। ज्यादातर सड़कें तालाब की तरह नजर आ रही थीं और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें पानी से भरी इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। 3 घंटे में 5 इंच बारिश होने के कारण सर्वत्र जलबंबाकार जैसी स्थिति हो गई है। सब दुकानों में 5 से 7 फुट पानी घुस गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो करियाना की जो दुकान थी वो सब पानी में गरका हो गई है। उधर छोटा उदयपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जबकि सड़कें भी किसी नहर की तरह नजर आने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह बारिश का दौर राज्य के कुछ जिलों में जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गरीब कल्याण मेले के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहां बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत और हंसनगंज ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव के बीच जोरदार बहस हो गई। बताया गया है कि बीजेपी विधायक मंच पर दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी पर भड़क गए और वो कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे, जिन्हें वहां मौजूद अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, मगर विधायक ब्रजेश रावत अपनी बात पर अड़े रहे। राजेश कुमार झा को प्रताड़ित करके जबरदस्ती सरकारी मंच को कब्जा किया गया। बीजेपी विधायक के इस रवैये को देखकर ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव नाराज हो गई और उन्होंने सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर मंच पर बैठे दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी को सही ठहराया। इस बात का समर्थन उन लोगों ने भी किया जिनकी मंच पर मौजूदगी विधायक को रास नहीं आई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहसबाजी काफी बढ़ गई और गरीब कल्याण मेले में आए लोग ये देखकर हैरान रह गए। हालांकि वहां मौजूद जिले के अधिकारियों ने मामले को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर होता नहीं दिखा और काफी देर तक दोनों पक्षों में इसी तरह बहस होती रही। काफी देर चले हंगामे के बाद आखिरकार विधायक ब्रजेश रावत कार्यक्रम को छोड़कर वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक दरगाह पर कब्जा करने के लिए 2 गुटों में मारपीट हो गई। दोनों गुटों में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और जब ये विवाद बातचीत से नहीं सुलझा तो एक गुट के लोगों ने दरगाह पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद दूसरे गुट के लोगों को खदेड़ दिया। हंगामा बढ़ा तो कई पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और दोनों पक्षों को शांत कराने में जुट गए। लेकिन इन लोगों को शांत कराना पुलिस वालों के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग भड़के हुए थे। इसलिए पुलिस वालों ने उन लोगों पर सख्ती बरती और दरगाह पर कब्जा करने के इरादे से वहां पहुंचे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आपस में झगड़े की स्थिति हुई, तत्काल पुलिस पहुंच गई मौके पर और स्थिति को शांति व्यवस्था कायम। बताया गया है कि विवाद के बाद दरगाह की देखरेख करने के लिए एक नई कमेटी बना दी गई थी, लेकिन पुरानी कमेटी के लोगों ने नई कमेटी को मानने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर बवाल शुरू हो गया। उत्तराखंड के देहरादून में युवाओं की साहसिक खेलों में दिलचस्पी को देखते हुए एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस एडवेंचर फेस्ट में साहसिक खेलों से जुड़ने के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक मंच भी दिया गया है, जिससे साहसिक खेलों को समझने का मौका मिलेगा। इतनी संभावनाएं हैं कि हम लोग साहसिक खेलों में हम लोग अपार उसमें संभावनाएं तलाश कर सकते हैं, एक ऊंचाई तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हमारे स्पोर्ट्स को हम लोग संचालित करें और यहाँ पर देश विदेश के सभी लोगों को, सभी एक्सपर्ट्स को लेके आ सके। इस एडवेंचर फेस्ट में रॉक क्लाइंबिंग से लेकर क्याकिंग, ट्रैकिंग, करियर एंड एडवेंचर के साथ स्किल और पॉलिसी जैसे मुद्दों को करीब से समझने का मौका मिल रहा है। वहीं होम स्टे, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल टूरिज्म के बारे में बताया जा रहा है। इस फील्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड बड़ा हब बन सकता है। हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत सारा है इसमें और भी है जो हमारा साथ में और स्टॉल वगैरह है, जैसे नीम का है, उसके बाद माउंट क्रब का है और है, हमारा भी है साथ में। एक्सप्लोर करना चाहिए, ये जरूरी है इधर। ऐसा लग रहा है किले से बनी ये मूर्तियां जीवंत हो उठी हों। कोई भी रंग सोचिए, वो रंग इन मूर्तियों में आपको मिल जाएंगे। हाथों की कारीगरी ऐसी कि इन मूर्तियों को घर ले जाने को दिल मचल उठेगा। देवी देवताओं से लेकर लॉफिंग बुद्धा तक, घोड़ा गाड़ी से लेकर तमाम तरह के खिलौने, पूरा का पूरा संसार सजा हुआ है तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इस किले की मूर्तियों की दुकान में। आपको बता दें कि हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ इसी तरह मूर्तियां बेची जाती हैं। पहले मिट्टी की मूर्तियां ज्यादा बिकती थी, फिर पीओपी से मूर्तियां बनने लगी और अब किले की मूर्तियों की बाजार में भरमार है। नवरात्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं।
ऐसे में कोयम्बतूर के बाजार में इस तरह की कई दुकानें सज गई हैं और लोगों ने भी अभी से अपनी अपनी पसंद और श्रद्धा के हिसाब से देवी देवताओं से लेकर दूसरी तरह की मूर्तियां और खिलौने खरीदने का काम शुरू कर दिया है। पिछले साल कोरोना की वजह से मूर्तियों की बिक्री बहुत कम हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना का असर थोड़ा कम हुआ है। लिहाजा इन मूर्तियों को बनाने वाले से लेकर बेचने वालों तक को ये उम्मीद है कि इस नवरात्र उन्हें अच्छी कमाई होगी। चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अफ्रीकी देश सोमालिया में हुए एक आत्मघाती हमले में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर ने राजधानी मोगादिशु में एक चेक पॉइंट पर विस्फोटकों से भरी कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के साथ साथ वहां खड़ी कई दूसरी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और बिखरे हुए मलबे की तस्वीरें दिखाई दी। धमाके के बाद राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और लोगों की मदद का काम शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि जिस चेक पॉइंट पर यह धमाका हुआ वो वहां के राष्ट्रपति भवन के गेट से ठीक पहले पड़ता है और राष्ट्रपति के साथ सोमालिया के प्रधानमंत्री भी बाहर निकलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर बवाल हो गया। पिछले कुछ समय से वहां हेती, वेनेजुला और दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों की तादाद तेजी से बढ़ी है और इसी के विरोध में वहां के स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। समंदर किनारे बसे इकीके शहर में तो इस मुद्दे पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और शरणार्थियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जल्दी ही इस प्रदर्शन में उपद्रव शुरू हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों के कैंप में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने शरणार्थियों के टेंट तोड़कर सड़क पर फेंक दिए और उनमें आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने चिली की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आंकड़ों के मुताबिक चिली में इस जुलाई तक ही करीब 24,000 शरणार्थी अवैध तरीके से आ चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 16,000 ही था। यमन में पहली बार कुछ खोजकर्ताओं ने नर्क के कुएं के अंदर जाकर ये देखने और समझने की कोशिश की है कि इस कुएं के अंदर क्या है। शोधकर्ताओं के इस नर्क के कुएं के अंदर ढेर सारे सांपों का झुंड और झरने मिले हैं। आपको बता दें कि इस सिंक होल यानी जमीन के गड्ढे को जिन्नों का जेल और पाताल का रास्ता भी कहा जाता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम बारहोत का कुआं है। ये कुआं 367 फीट गहरा है। पिछले कई दशकों तक स्थानीय लोग इस जगह के आसपास भी जाने से डरते रहे हैं, क्योंकि लोग इसे जिन्नों की जेल और पाताल का रास्ता मानते थे। बारहोत का कुआं के गड्ढे का मुंह का व्यास 98 फीट का है। ये पूर्वी यमन के अल महारा प्रांत के रेगिस्तान में ओमान की सीमा के पास स्थित है। ओमान के इन खोजकर्ताओं से पहले कभी कोई इस गड्ढे के अंदर नहीं गया। ओमानी कैप्स एक्सप्लोरेशन टीम के 10 खोजकर्ताओं में से 8 बारहोत के कुएं में जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कई झरने हैं। इसके अलावा वहां पर सांपों के कई झुंड रहते हैं। खोजकर्ताओं को इस गड्ढे में झरने और सांप के अलावा मृत जानवर, स्टेलेग्माइट्स और मोती मिले, लेकिन गड्ढे के अंदर एक भी जिन या पाताल का रास्ता नहीं मिला। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।